देखते हैं वहाँ ताला लटका हुआ होता है। और जब कहते हैं हो सकता है हॉस्पिटल में ही इनकी ड्यूटी लगी हो, दिन रात वहीं व्यस्त रहती हो। जब हॉस्पिटल में जाते हैं प्यार हो जाता है। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता है। 3 साल चलने के बाद वह लड़की जो होती है शालिनी तिवारी, वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो जो हेड कांस्टेबल होते हैं मनोज कुमार, वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जहाँ होंगे वहाँ अच्छे से ही होंगे। दोस्तों आज हम एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की एक लड़की है जिसका नाम है शालिनी तिवारी। वह कानपुर में रह करके एक नर्सिंग कॉलेज में ड्यूटी करती थी, पढ़ाई करती थी पहले, और एक हॉस्पिटल में वह नर्स का काम करती थी। दोस्तों उसके पिता का नाम था बाबूराम तिवारी और उसके एक भाई थे और माता पिता थे। वो लोग 4 परिवार थे, छोटे परिवार थे, सुखी परिवार थे। उनके पिता का कहना था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के आगे भीख ना मांगें। दोस्तों वो जो होती हैं शालिनी तिवारी, वह नर्सिंग का कोर्स करती हैं। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद जब उनका नर्सिंग का कोर्स पूरा हो जाता है, पूरा होने के बाद एक हॉस्पिटल में वह ज्वाइनिंग हो जाती हैं और वहीं पर सीखने लगती हैं। जो कहते हैं नहीं कि अप्रेंटिस होता है, थोड़ा सा जानकारी हो जाए उसके बाद वो अपना हॉस्पिटल खोलेंगी या कुछ और करेंगी, थोड़ी जानकारी हो जाएगी, इसलिए वो हॉस्पिटल में काम करती हैं। और धीरे धीरे वह एक पुलिस वाले होते हैं, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। शालिनी तिवारी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और एक बार हेड कांस्टेबल जिनका नाम होता है मनोज कुमार, वह जब शालिनी तिवारी को देखते हैं तो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उसका पता लगाने लगते हैं कि यह लड़की कहाँ रहती है और कहाँ इसका घर है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। यह पता लगाने के लिए जो हेड कांस्टेबल होते हैं वह उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसका पता लगा लेते हैं कि यह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। दोस्तों एक बार हेड कांस्टेबल की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में जाने के बाद वही नर्स उनका देखभाल करती हैं, सुई दवाई वगैरह सब इलाज करती हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल उनका नाम पूछते हैं तो लड़की अपना नाम शालिनी तिवारी बताती है और कहती है कि मैं यहीं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जो हेड कांस्टेबल होते हैं मनोज कुमार पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो, सब शालिनी तिवारी ने बताया। उसके बाद हेड कांस्टेबल जो होते हैं मनोज कुमार कहते हैं मैडम आप अपना नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपसे पूछ लेंगे। शालिनी तिवारी भी कहती हैं हाँ भाई, हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई गरीब होता है, मजबूर होता है भाई, दवाई सबको समझ में नहीं आती है, उल्टा सीधा दवा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपना नंबर दे देती हैं। और वो हेड कांस्टेबल की छुट्टी हो जाती है, चले जाते हैं अपने रूम पर। उसके बाद शाम को उनसे पूछते हैं मैडम ये दवा कैसे लेना है, वो दवा कैसे लेना है, ऐसे ऐसे बातचीत करने लगते हैं। और धीरे धीरे बातचीत करते करते उन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, प्यार बढ़ने लगता है। दोस्तों एक बार ऐसे करते करते उन दोनों में प्यार हो जाता है। बातें करते करते बातों में हंसी मजाक होने लगती है और शालिनी तिवारी भी कहती हैं कि ये हेड कांस्टेबल हैं और अच्छा भी हैं। और जो हेड कांस्टेबल होते हैं शालिनी तिवारी को कुछ पैसे भी दे देते हैं ताकि वो खुश हो जाती है कि ऐसा है हेड कांस्टेबल बहुत कम मिलते हैं कि जो मुझे पैसे देते हैं और मेरी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता है। 3 साल चलने के बाद वह
लड़की जो होती है शालिनी तिवारी, वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो जो हेड कांस्टेबल होते हैं मनोज कुमार, वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता है। और शालिनी तिवारी इतना प्यार में पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी कि जबकि उम्र उनकी लगभग 50 साल थी, और कहने लगी कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। क्योंकि दोस्तों सरकारी सर्विस थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसा बराबर उसको शालिनी को दिया करते थे और वह खुश रहती थी कि ऐसा मज़ा हमको अब कहीं नहीं मिलेगा और मैं इनसे ही शादी कर लेती हूँ। तो दोस्तों मनोज कुमार बहुत समझाते बुझाते हैं कि मुझे अब भूल जाओ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन शालिनी नहीं मानती है और वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो मनोज कुमार उस समय कहते हैं ठीक है, चलिए शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मनोज कुमार के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनका एक दोस्त होता है राहुल, राहुल से कहते हैं कि मुझे एक लड़की को ठिकाने लगाना है और वह लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, मैं जबकि पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो दोस्तों वो राहुल कहता है ठीक है। तो उसको बुलाते हैं शालिनी तिवारी को, और कहाँ बुलाते हैं, कहते हैं कि आइए आपसे कुछ बात करना है। और बात करने के लिए आती हैं और उसको बुलाते हैं अयोध्या, अयोध्या में बुलाते हैं। वहाँ पर बातचीत होती है। वहाँ पर रात के 10 बजे खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद कहते हैं कि चलो अच्छा अब चलते हैं। दोस्तों जाते हैं, रात में 10-11 बज जाता है। एक सुनसान जगह पर उसका गला घोट देते हैं, शालिनी तिवारी का गला घोट देते हैं और वह मर जाती है। और उस समय मनोज कुमार पुलिस की वर्दी में होते हैं और उस लाश को लेकर एटा जिले जाते हैं, जो कि मनोज कुमार का पैतृक घर होता है। उनकी जन्मभूमि एटा होती है। वहाँ का हर एरिया उनको पता होता है, कहाँ कौन आदमी रहता है, कहाँ कौन आदमी नहीं रहता है, कहाँ सिवान है, कहाँ लाशें फेंकी जाती हैं, सब उनको पता होता है। दोस्तों वो रात को ही ले जाते हैं एटा जिले। एक कुआं होता है, सूखे कुएं में उस लड़की को डाल देते हैं। उसमें पहले से भी बहुत से जानवर मरे होते हैं, सब एकदम सुनसान इलाका ही होता है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है रात में। और उसी में फेंक कर चले आए, बोलें कि अब तो हमारे रास्ते का कांटा निकल गया है, अब शालिनी तो है ही नहीं, अब तो मैं बच ही जाऊंगा। दोस्तों अयोध्या में उनका मोबाइल जो है ऑन होता है, उसके बाद वहीं स्विच ऑफ कर दिया जाता है। स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों को ले जाते हैं और एटा जाते हैं, वहाँ भी मोबाइल को ऑन नहीं करते। उसके बाद जब ये सब करने के बाद मनोज कुमार कहते हैं राहुल से कि उसकी मोबाइल लेके जाइए और वहीं अयोध्या में फिर लोकेशन खोलिए, ताकि वहीं का लोकेशन दिखाए और वहीं पर सिम तोड़ के फेंक देना। राहुल ऐसा ही करते हैं, आते हैं अयोध्या, अयोध्या में ही उसके सिम को निकाल कर तोड़ के फेंक देते हैं और फिर चले जाते हैं। मनोज अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, राहुल अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों जो शालिनी के पिता होते हैं, वो उनकी जो बेटी होती है अलग रूम लेके रहती है और हमेशा अपने घर वालों से बातचीत करती थी। लेकिन इधर 8-10 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी। तब उनको कुछ शंका लगी कि हमारी बेटी बातचीत क्यों नहीं कर रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। चले उसके रूम पर देखते हैं, हो सकता हो भाई वहाँ पर छुट्टी न मिलती हो हॉस्पिटल में, इसलिए फ़ोन न करती हो। तो जब हम रूम लेके जाती हैं, रूम पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ ताला लटका हुआ होता है। और जब कहते हैं हो सकता है हॉस्पिटल में ही इनकी ड्यूटी लगी हो, दिन रात वहीं व्यस्त रहती हो। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी पता चलता है कि वह 8-10 दिन से आ ही नहीं रही हैं। तब शालिनी के पिता जो बाबूराम तिवारी होते हैं, उनको बहुत दुख होता है। वह कानपुर के एक
बर्रा थाना होता है उसी में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी इतने दिन से लापता है। अब कानपुर की पुलिस बहुत खोजबीन करती है, खोजते खोजते आखिर में पता चलता है। उसकी जब मोबाइल लोकेशन सर्विलांस पर लगाया जाता है तो उसका लोकेशन अयोध्या बताता है। कानपुर से सीधा अयोध्या। पुलिस अयोध्या जाती है। अयोध्या जाने के बाद वहाँ पर कुछ ही नहीं मिलता उसको। पुलिस वालों को सारे खोजबीन छप्पा चप्पा छान मारते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर उन लोगों को पता नहीं कैसे एटा ज़िले में लोकेशन मिलती है, वहाँ जाते हैं और वहाँ से गांव वाले से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई लाश पड़ी थी। तो दोस्तों बताते हैं हाँ, एक कुएं में लाश पड़ी हुई है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो एटा की पुलिस होती है वह उस शव को कई दिन तक रखे रहती है और उसका चेहरा एकदम पहचानने के लायक नहीं होता है, लेकिन चारों तरफ सूचना फैला दिया जाता है लेकिन उसको कोई पहचानने वाला नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों उसका ज़िला तो कानपुर था, अब 240 किलोमीटर दूर, अब एटा में कौन पहचानेगा। वहाँ पर नहीं पहचानते कोई लोग तो पुलिस 10-15 दिन बाद उस लाश को जला देती है। कहती जब कोई पहचान करने वाला ही नहीं है तो इसको रख के हम क्या करेंगे, उसको जला देती है। उसके बाद दोस्तों जब लोकेशन सर्विलांस पे लगता है मोबाइल तो उसके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं। जब कॉल डिटेल निकलता है तो उसमें एक आदमी से बहुत लंबी लंबी बातें हुई होती हैं और कहते हैं कि ये आदमी है कौन। तो उसकी मोबाइल को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है ये कानपुर में ही हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं जिनका नाम है मनोज कुमार। तो मनोज कुमार को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है लेकिन वह पहले आनाकानी करते हैं। उसके बाद जब सख्ती से पूछते हैं तो वो टूट जाते हैं और पसीना छूटने लगता है उनको। तो पुलिस भी समझ जाती है कि बस करिए, वो कोई और नहीं बल्कि ये मनोज कुमार ही हैं। तब मनोज कुमार सारी कहानी बताने लगते हैं। कहते हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम था शालिनी तिवारी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और एक हॉस्पिटल में वह नर्स का काम करती थी। मैं भी उसी हॉस्पिटल में गया था दवा लेने और उससे हमारी मुलाकात हो गई और दवा के बहाने मैंने उसका नंबर ले लिया। उसी नंबर से मैंने उससे बातें करने लगा। बातें करते करते उससे प्यार हो गया। जब उससे प्यार हो गया तो हम लोगों का मिलना जारी हो गया और हमने कहा कि कहाँ रहती हो। तो कहती मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। तो हमने ही उसे किराए का रूम दिलवाया। मैंने कहा कि तुम कह दो अपने घर वालों से कि हम अकेले किराए का रूम लेके पढ़ेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। तो उसके घर वाले भी खुश हो जाते कि हमारी बेटी और भी पढ़ेगी, आगे निकलना चाहती है। इसलिए किराए की रूम ले ली और हमारा रास्ता खुल गया। मेरा जब मर्जी करता था तब शालिनी के रूम पर चला जाता था, वहाँ रातों बिताता था, मौज मस्ती करता था। ये सब करने के बाद लगभग 3 साल ये सिलसिला चलता रहा। 3 साल के बाद जब फरवरी 2024 में यह वाक़या हुआ तो शालिनी कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे परिवार हैं, माता पिता हैं, सब हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन शालिनी जिद करने लगती है। जब जिद करती है तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं सोचा कि इसको रास्ते से ही हटा दूं, इसलिए ये काम मुझे करना पड़ा। दोस्तों सारी सच्चाई कबूल दी। कबूलने के बाद मनोज कुमार से पूछा गया तुम्हारे साथ और कौन था। तो अपने दोस्त राहुल का भी नाम बताए कि हम और राहुल दोनों लोग अयोध्या गए। अयोध्या से एक होटल में खाना पीना खाए। खाना पीना खाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग एटा चले गए। एटा में एक सूखे कुएं में उस लाश को फेंक दिए। सारी सच्चाई बताने के बाद दोस्तों तब उसको जेल में डाल दिया गया। और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कि पुलिस हमारे देश की रक्षक है लेकिन कहीं कहीं पुलिस वाले ही
सारे इंसानियत को शर्मसार करके रख देते हैं। कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारे तालाब गंदा कहलाने लगते हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एक आदमी गंदा होता है तो सारा डिपार्टमेंट गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शालिनी तिवारी के साथ ऐसा हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ गलत हुआ कि सही हुआ? क्या मनोज कुमार ने सही किया कि गलत किया? क्या उसको करना चाहिए ऐसा? वो भी शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप थे, उनको ऐसा करना चाहिए था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी व्यक्ति पहले बताएगा उनका नाम पहले लूँगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।